सुप्रभात छात्रों। कक्षा 8 की व्याकरण की पुस्तक सरस्वती में और मेरा व्याकरण में से इकाई 3 संधि के पहले और दूसरे वीडियो में हमने संधि का अर्थ, संधि की परिभाषा, संधि के भेद, उसमें भी हमने संधि एक स्वर संधि, 2 व्यंजन संधि, 3 विसर्ग संधि इन नामों का उल्लेख करने के साथ उसमें हमने स्वर संधि के जो भेद है उसको विस्तार से समझा था। जैसे कि 1 दीर्घ संधि, 2 पूर्ण संधि, 3 वृद्धि संधि, 4 यौन संधि, 5 अयानी संधि। आज हम इस वीडियो में इकाई 3 के जो इकाई 3 संधि जो है उसके संधि के दूसरे जो मुख्य 2 भेद हैं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का विस्तार से अभ्यास करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। छात्रों, अब आपके समक्ष मैं व्यंजन संधि को पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। किसी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर जो विकार अर्थात परिवर्तन उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। यहाँ इस परिभाषा में कहने का तात्पर्य यह है कि किसी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होता है, यानी दोनों जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं जो और उसमें जो परिवर्तन होता है वही व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे कि यहाँ तट प्लस लीन इज इक्वल टू तल्लीन। यहाँ तट में त और लीन में ल जुड़कर एक नया परिवर्तन उनमें होता है और शब्द क्या बनता है? तल्लीन। सट प्लस जन इज इक्वल टू सज्जन। अब छात्रों, आपके समक्ष व्यंजन संधि के कुछ नियम मैं पढ़ रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। व्यंजन संधि के कुछ नियम, उसमें पहला, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले यानी क से प वर्ग में जो पहला वर्ण होता है वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो यहाँ क का ग के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे डीक प्लस अंबर, डीक में जो क है वो अंबर के साथ जुड़कर ग के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और अंबर पर जो अनुस्वार है वो ग के ऊपर लगेगा और शब्द क्या बनेगा? दिगंबर। डीक प्लस गज, यहाँ भी डीक का हलंत वाला क जो है वो गज शब्द के साथ आधा ग जुड़ जाएगा और शब्द बनेगा दिग्गज। च का ज रूप में परिवर्तन होना। अच प्लस अंत, अच में जो हलंत वाला च है वो अपना जो तीसरा वर्ण है उसके रूप में परिवर्तित हो जाएगा, यानी ज बन जाएगा। तो और जो अंत में अ है अनुस्वार उस पर वो ज के ऊपर लगेगा, तो अच प्लस अंत इज इक्वल टू अजंत। ट का ड के रूप में परिवर्तन हो जाता है। उत प्लस घातन, तो यहाँ जो ट है वो हलंत वाला ड घा के साथ जुड़कर शब्द बनाता है उद्घाटन। उत प्लस घातन इज इक्वल टू उद्घाटन। उत प्लस यम, तो यहाँ बनेगा उदयम। दूसरा नियम, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, यानी वर्ग का पहला जो वर्ण है क, लेकिन वो अब किस में? पांचवें वर्ण में, यानी पंचमा अक्षर जो है व्यंजन के क से प वर्ग में उसके रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि क का अंग में वाक प्लस म इज इक्वल टू वांग्मय, यानी जो क है वो अंग के रूप में परिवर्तित हो जाता है और शब्द बना वांग्मय। उसी तरह ट का न में सत प्लस मार्ग, तो यहाँ हलंत वाला ट जो है वो म के साथ आधा न बनकर जुड़ जाएगा और शब्द क्या बना? सन्मार्ग। यहाँ वाक में हमने देखा क हलंत वाला म के साथ अंग के रूप में जुड़ गया तो वांग्मय बना। अब तीसरा, टमाटर का ट हलंत वाला जो है वो अण के रूप में जुड़ जाएगा, तो सट प्लस मास, तो ट जो है हलंत वाला वो माँ के साथ अण के रूप में आधा अण के रूप में जुड़ेगा और शब्द क्या बनेगा? सणमास। ट का न के रूप में परिवर्तन। उत प्लस नटी, जो हलंत वाला ट है वो न के साथ आधा जुड़ेगा और शब्द बनेगा उन्नति। तीसरा नियम, तलवार का ट संबंधी नियम। ट हलंत वाला प्लस च इज इक्वल टू च,
तो उट प्लस चारण में जो हलंत वाला त है वो आधा च बनकर चा के साथ जुड़ेगा। तो शब्द क्या बनेगा? उट प्लस चारण इज इक्वल टू उच्चारण। ट हलंत वाला प्लस छ इज इक्वल टू छ। तो तट प्लस छाया, तो ट जो है वो आधा च बनकर छ के साथ जुड़ेगा। तो शब्द क्या बना? तत्छाया। ट हलंत वाला प्लस ज इज इक्वल टू ज। उट प्लस ज्वल, तो ट हलंत वाला आधा ज जो व के साथ जुड़ा है उसके साथ आधा ज बनकर ही जुड़ेगा। तो शब्द क्या बनेगा? उट प्लस ज्वल इज इक्वल टू ज्वल। ट हलंत वाला प्लस टमाटर का इज इक्वल टू ट। हलंत वाला ट प्लस त, हलंत वाला ट और टमाटर का ट दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं। तो यहाँ शब्द में हम देखें उदाहरण के रूप में, तो बृहत प्लस टीका, तो शब्द क्या बनेगा? बृहत टीका। ट हलंत वाला प्लस द इज इक्वल टू ड। उट प्लस दयन, तो ट हलंत वाला आधा डमरू का द जो है हलंत वाला ऐसा रूप बनकर उसके साथ जुड़ेगा। तो शब्द क्या बनेगा? उदयन। ट हलंत वाला प्लस ल इज इक्वल टू ल। उट प्लस ला, तो यहाँ जो हलंत वाला ट है वो ला के साथ आधा ल बनकर जुड़ेगा और शब्द बनेगा उल्लास। ट प्लस ह इज इक्वल टू ढ। उट प्लस हरण, तो ट और ह मिलकर ढ बन जाता है। तो उट प्लस हरण इज इक्वल टू उद्धरण। ट प्लस सहनाई का स इज इक्वल टू छ। उट प्लस श्वास, तो यहाँ स जो है और त दोनों मिलकर आधा च और छ का रूप धारण करता है। तो शब्द क्या बनेगा? उच्छ्वास। चौथा नियम म संबंधी नियम, उसमें एक म हलंत वाला के बाद क से म तक कोई भी व्यंजन हो तो वह उसी वर्ग के पंचम वर्ण अंग, यम, अण, न, म में बदल जाता है। म के बाद क से म तक यानी क वर्ग से लेकर प वर्ग के जितने भी व्यंजन हो उसमें से कोई भी व्यंजन हो तो उसी वर्ग के पंचम वर्ण यानी अंग, यम, अण, न, म में बदल जाता है। और यहाँ एक बात ध्यान से भी याद रखना है कि पंचम वर्ण अनुस्वार के रूप में ही प्रयुक्त होता है, यानी अनुस्वार के रूप में लगाना है उसको। तो अहम प्लस कार इज इक्वल टू अहंकार, यानी अहम में म है और उसके बाद दूसरे शब्द में का है, तो दोनों के रूप में यहाँ जो म है वो ह के ऊपर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित होकर शब्द क्या बना? अहंकार। सम प्लस तोष म अनुस्वार के रूप में बदल जाएगा क्योंकि यहाँ जो नियम है उसको मुताबिक शब्द क्या बनेगा? संतोष। सम प्लस जय संजय। सम प्लस ध्या, यहाँ म अनुस्वार के रूप में स के ऊपर लगेगा। यहाँ सम प्लस जय में भी जो म है अनुस्वार के रूप में परिवर्तित होकर स के ऊपर लगा था, तो यहाँ सम प्लस ध्या इज इक्वल टू संध्या। ऐसे दूसरे शब्द दो और है, सम प्लस गम इज इक्वल टू संगम। सम प्लस चित संचित। चौथे नियम में दूसरा, म के बाद यदि य, र, ल, व, स, स, ह हो तो म अनुस्वार के रूप में अनुस्वार का रूप ले लेता है। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं सम प्लस योग, तो यहाँ म जो है उसके बाद क्या है? य है, हम देख सकते हैं य, तो सम प्लस योग, तो यहाँ शब्द क्या बनेगा? संयोग। सम प्लस रक्षण, यहाँ र भी लिखा हुआ है तो यहाँ संरक्षण। सम प्लस रचना, यहाँ भी र है तो संरचना। सम प्लस वट इज इक्वल टू संवट, यहाँ क्या है? व। तो यहाँ जितने भी व्यंजन दिए गए हैं उसके बाद आते हैं म के बाद, तो यहाँ म जो है वो अनुस्वार का रूप ले लेता है, वो हमने पढ़ा था। तो यहाँ यही बात हुई है। सम प्लस सय संशय। सम प्लस सार संसार। चौथे नियम में तीसरा, म के बाद यदि म आए तो म द्वित्व हो जाता है। द्वित्व मतलब जो वर्ण दूसरे शब्दों में होता है उसी का रूप धारण करता है हल के साथ और उसके साथ जुड़ता है। जैसे सम प्लस मति,
तो यहाँ सम में म है हलंत वाला, इसके बाद भी म है दूसरे शब्द में पहला वर्ण, तो यहाँ जो म है वो पूरा जुड़कर द्वित्व व्यंजन में परिवर्तित हो गया, तो सम प्लस मति इज इक्वल टू सम्मति हुआ। उसी तरह यहाँ सम प्लस मुख सम्मुख, सम प्लस मान सम्मान, सम प्लस मेलन सम्मेलन। जब भी आपको उसका संधि विच्छेद करना है तो इसी तरह उसको अलग करना पड़ेगा। सम्मेलन का सम प्लस मेलन, इसी तरह सम्मान का भी सम प्लस मान। पांचवा नियम, री र स के बाद न आए तो वह अण हो जाता है। जैसे परी प्लस नाम, परी में र है और नाम में न है, तो री र से स के बाद न आए, यानी र के बाद न आ रहा है, तो जो न है वो अण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो शब्द क्या बनेगा, परे प्लस नाम इज इक्वल टू परिणाम। री प्लस न, तो यहाँ री है और यहाँ न है, तो न किस में परिवर्तित हो जाएगा, अण में, तो शब्द बना ऋण। भास प्लस न, यहाँ स है और यहाँ न, स के बाद न आया है तो न जो है अण के रूप में बदल जाएगा, तो शब्द क्या बनेगा, भास प्लस न इज इक्वल टू भाषण। त्रिस प्लस ना, तो यहाँ भी षटकोण का स है और दूसरा जो है शब्द में, दूसरे शब्द में पहला ना, तो यहाँ न के रूप में ही वो अण के रूप में ही परिवर्तित हो जाएगा, तो शब्द क्या बनेगा, तृष्णा। अब छात्रों आपके समक्ष में विसर्ग संधि की जो परिभाषा उसको पढ़ रहा हूं और समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। यानी विसर्ग के बाद, यानी दो अनुस्वार जो होते हैं वर्ण के बाद जो जुड़े हुए होते हैं, उसके बाद स्वर या व्यंजन आने पर, स्वर या व्यंजन दूसरे शब्द में होता है और दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है, बदलाव, वही क्या कहलाता है, विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे मनः प्लस रथ, यहाँ मनः में विसर्ग है और रथ, तो रथ में र जो है वो व्यंजन है, लेकिन दोनों के मेल से जो परिवर्तन हो रहा है और शब्द क्या बन रहा है, मनः प्लस रथ इज इक्वल टू मनोरथ। डूह प्लस जन, उससे सब यहाँ जो विसर्ग है वो रेफ के रूप में बदल गया है और शब्द क्या बना, दुर्जन। ज के ऊपर र जो है रेफ के रूप में लगा है और शब्द बन गया दुर्जन। और यहाँ मनो प्लस रथ में ओ की मात्रा के रूप में विसर्ग परिवर्तित हो गया, तो मनोरथ शब्द बना। विसर्ग संधि के कुछ नियम, उसमें पहला, विसर्ग का शहनाई का स, षटकोण का स, सड़क का स में परिवर्तन होना। जैसे कि च छ इज इक्वल टू स, क ख त ठ प फ इज इक्वल टू स, तथा त थ इज इक्वल टू सड़क का स होना। हम देखेंगे नी प्लस छल, नी में जो विसर्ग है उसके बाद क्या आया है, छ, तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, शहनाई के स में, हलंत वाला शहनाई का स है उसमें परिवर्तित हो जाएगा और जो विसर्ग है उसके रूप में जुड़ जाता है। तो यहाँ शब्द क्या बनेगा, नी प्लस छल इज इक्वल टू निश्चल। इसी तरह धू प्लस चरित्र, उसके बाद हम देख सकते हैं विसर्ग के बाद क्या आया, च, तो यह च भी जो है विसर्ग और च मिलकर किसका रूप धारण कर लेंगे, हलंत वाला शहनाई का स। तो धू प्लस चरित्र शब्द बना दुष्चरित्र। नी प्लस तेज, तो यहाँ जो है नी के अंदर विसर्ग और ते, तो हमने यहाँ देखा कि त के बाद स के रूप में परिवर्तित हो जाएगा सड़क के स में, तो यहाँ क्या बनेगा, नी प्लस तेज, तो उसका शब्द क्या बनेगा, निस्तेज। नी प्लस फल, यहाँ विसर्ग के बाद फ का क्या हो जाएगा, षटकोण का स, यहाँ सड़क का स था इसमें और यहाँ फल में षटकोण का स है, तो यहाँ शब्द क्या बनेगा, नी प्लस फल इज इक्वल टू निष्फल। नी प्लस चिन्ह, तो इसका शब्द बना है इज इक्वल टू निश्चिंत। धू प्लस साहस,
तो यहाँ शब्द बना दुस्साहस। नमः प्लस ते, तो त जो है वो सड़क की स के रूप में परिवर्तित होता है, विसर्ग जो है। तो शब्द क्या है, विसर्ग कौन कौन से रूप में परिवर्तित होता है यहाँ पता चल ही रहा है। तो यहाँ नमः प्लस ते इज इक्वल टू नमस्ते, डू प्लस कर दुष्कर। विसर्ग संधि का दूसरा नियम, विसर्ग का र में परिवर्तन होना। विसर्ग से पहले अ आ के अतिरिक्त अन्य स्वर हो, बाद में कोई स्वर हो, या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग र हो जाता है। जैसे धू प्लस गुण यानी क ख ग, तो ये तीसरा वर्ण है क वर्ग का। तो धू प्लस गुण में यह जो विसर्ग है वो र के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो धू प्लस गुण इज इक्वल टू दुर्गुण। पुनः जन्म च छ ज, तो यह च का जो तीसरा वर्ण है च वर्ग का जो विसर्ग है पुनः में, वो र के रूप में यहाँ परिवर्तित हो जाता है। पुनः प्लस जन्म इज इक्वल टू पुनर्जन्म। उसी तरह दूसरा उदाहरण भाई है नी प्लस जन, तो शब्द क्या बनेगा, इज इक्वल टू निर्जन। डू प्लस आचार, तो यहाँ विसर्ग किसका रूप ले लेगा, आ की मात्रा का, तो यहाँ शब्द क्या बनेगा, दुराचार। डू प्लस लग, तो यहाँ विसर्ग रेप के रूप में ल के ऊपर लगेगा, तो डू प्लस लव इज इक्वल टू दुर्लभ। नी प्लस धन, तो यहाँ जो विसर्ग है ध के ऊपर रेप के रूप में लगेगा और शब्द बनेगा नी प्लस धन इज इक्वल टू निर्धन। डू प्लस बल, तो यहाँ पे रेप विसर्ग ब के ऊपर रेप के रूप में लगेगा और शब्द क्या बना, इज इक्वल टू दुर्बल। नी प्लस उत्तर, तो यहाँ भी क्या हुआ है, जो उ में र की मात्रा में जुड़ जाता है, तो नी प्लस उत्तर इज इक्वल टू निरुत्तर। विसर्ग का तीसरा नियम, विसर्ग संधि का तीसरा नियम, विसर्ग का ओ में परिवर्तन होना। विसर्ग से पहले अ तथा बाद में अ, विसर्ग से पहले अ और बाद में अ, या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य र ल व ह हो तो विसर्ग ओ हो जाता है। जैसे यहाँ मनः प्लस बल, तो यहाँ मनः में जो विसर्ग है वो ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा। तो शब्द क्या बना, मनोबल। जैसे कि अह प्लस बल इज इक्वल टू ओ, तो यहाँ हमें पता चलता है। मनः प्लस रंजन इज इक्वल टू मनोरंजन, तो यहाँ हम देख सकते हैं मनः में जो विसर्ग है अह प्लस र, तो रंजन का र, तो किस में परिवर्तित हो गया, ओ में, तो शब्द क्या बना, मनोरंजन। मनः प्लस हर, तो यहाँ भी विसर्ग का अह प्लस ह इज इक्वल टू ओ बन जाता है, तो शब्द क्या बना, मनोहर। अधः प्लस गति, तो यहाँ भी हम देख सकते हैं अधः में विसर्ग है और गति में ग है, तो उससे क्या बना, ओ, तो शब्द क्या बनेगा, अधोगति। विसर्ग संधि का चौथा नियम, विसर्ग का लोप होना, मतलब गायब हो जाना, उसको लिखना नहीं होता उसके साथ। विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर तथा बाद में र होने पर ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे नी प्लस रस, यहाँ देखा जाए तो नी में रस्वई ई की मात्रा है विसर्ग से पहले, और यहाँ दूसरे शब्द में र पहला वर्ण है, यानी यहाँ विसर्ग के बाद वो र है, तो यहाँ क्या हो जाएगी, छोटी ई की मात्रा बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी और विसर्ग है जो उसका लोप हो जाएगा। तो शब्द क्या बनेगा, नी प्लस रस इज इक्वल टू नीरज। नी प्लस रज इज इक्वल टू नीरज। इसमें भी वही बात हुई
कि छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी और जो विसर्ग है उसका लोप हो जाएगा। तो नी प्लस रज इज इक्वल टू नीरज शब्द बनता है। अब छात्रों आपके समक्ष संधि विच्छेद के बारे में यहाँ जो लिखा है उसके मुताबिक समझा रहा हूँ। पहले भी एक दो उदाहरण समझाए, फिर भी मैं वापस को विस्तार से समझा रहा हूँ। संधि किए हुए वर्णों को अलग करके पहली वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे यहाँ कहने का तात्पर्य है कि दो शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होता है, शब्दों में जो परिवर्तन होता है वही संधि कहलाता है। और वही दोनों शब्दों को जब नए शब्द के रूप में परिवर्तन होने के बाद उसको वापस उसकी मूल स्थिति में, सामान्य स्थिति में लाते हैं तो वो संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे कि संहार दो शब्दों को जोड़कर बना है, लेकिन अब उसकी मूल स्थिति में इस तरह हम लाए सम प्लस हार, तो क्या हुआ? संधि विच्छेद। उसी तरह यहाँ भी मनो अनुकूल, तो यह मनो अनुकूलों को अलग किया गया, उसकी मूल स्थिति में लाया गया है, तो मनो प्लस अनुकूल ये संधि विच्छेद कहलाएगा। किसका? मनो अनुकूल शब्द का ये संधि विच्छेद शब्द है। शास्त्रार्थ इज इक्वल टू शास्त्र प्लस अर्थ, तो यह शास्त्रार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? शास्त्र प्लस अर्थ। उसी तरह तपोबल का संधि विच्छेद क्या होगा? तपः प्लस बल। तो छात्रों यह मैंने इस वीडियो में आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को विस्तार से समझाने का प्रयत्न किया है और मैं आशा रखता हूँ कि आपने इस वीडियो को देखकर, सुनकर उसको अच्छे से समझने का प्रयत्न किया होगा और समझ में भी आया होगा। धन्यवाद।